हेलो बच्चों। जैसा कि हम बात कर लें, हमने साइंस के यूपी बोर्ड के 2024 के सेट 1 से सेट 7 तक 2023 की अगर मैं बात कर लूँ साइंस की, सेट 1 और सेट 2 के वीडियो पहले डाल दिए। आज सेट 3 करने जा रहे हैं। हम राजीव प्रकाशन की बात कर रहे हैं, राजीव के अनसॉल्व की बात कर रहे हैं। इसमें हम 824 EL कोड नंबर है हमारा, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। पीछे जो वीडियो पढ़ा है आप उसको जाकर रेफर कर लें अगर आपने तैयारी नहीं की है। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम स्टार्ट करते हैं सेट 3 के क्वेश्चंस, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम होता क्या है, हम जानते हैं दो नियम होते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आप हम बात कर लेंगे अभिलंब। ये तीनों हमारे किस पे होते हैं, एक बिंदु पर होते हैं। किस पे होते हैं, एक बिंदु पर। तो हमारा क्या है, परावर्तन का नियम यही होता है। इसी तरीके हम बात कर लें, आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के हमारे क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा आपतन कोण होता है और क्या होता है, परावर्तन कोण, दोनों हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर मैं बात कर लूँ, ये अवतल दर्पण के लिए भी होता है, उत्तल दर्पण के लिए और समतल दर्पण के लिए होता है। मतलब ये सबके लिए होता है। किसके लिए होता है, सबके लिए। तो यही हम बोलते हैं क्या, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। आपसे आवर्धित भी बोल रहा है और क्या बोल रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आप जानते हो कि यहाँ पे लेंस की बात किया है, दर्पण की बात किया है। तुम दो बातें जानते हो, जितनी उत्तल लेंस का हमारा कंडीशन होता है, जितना भी उत्तल लेंस का कंडीशन होता है, ये सारा मैच करता है किससे, अवतल दर्पण से। किससे मैच करता है, अवतल दर्पण से। बस अंतर एक रहता है हमारा कि अवतल दर्पण में जब मैं बात करता हूँ तो मैं कैसा बात करता हूँ, अवतल दर्पण में एक ही फोकस, और यहाँ पे हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। लेकिन जब मैं उत्तल लेंस में बात करता हूँ तो बस हमारा क्या होता है, यहाँ पे यहाँ दो फोकस होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। इसी तरीके हम बात कर लेंगे, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या ना होकर हमारा क्या होता है, ये यहाँ पे हम बात कर लेंगे डबल फोकस होता है। क्या होता है, डबल फोकस। तो ये होता है हमारा। प्रतिबिंब की सारी कंडीशन वैसे ही बनती है जैसे हम अवतल दर्पण में पढ़े हैं, बस अंतर यही है आपको जो बताया जा रहा है। तो आपका लास्ट वाला कंडीशन अगर आपको याद हो कि जब यहाँ ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु है तो मुख्य अक्ष की अगर समांतर होती है तो किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरा आपने पढ़ा है कि अगर मैं बात कर लूँ कि अगर ये हमारा यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र से अगर हमारा जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र से अगर होकर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। जब इन दोनों को पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं तो कहीं ये क्या करते थे, कट करते थे। तो यही हमारा बनता था आभासी प्रतिबिंब। कैसा बनता था, आभासी। तो इसी की बात किया है आपसे। तो यही आपसे कह रहा है, आभासी और बड़ा बोल रहा है। एक तो अवतल लेंस का होता है, और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ये जो ध्रुव है P, इसके बीच में अगर कोई वस्तु है तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर गया तो फोकस से होकर जाता है। किससे होकर जाता है, फोकस से। और इसी तरीके अगर हम बात कर लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम जा रहा है, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या से, तो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाता है। जब इन दोनों को पीछे की तरफ हम मिलाते हैं तो ये कहीं हमारा क्या होते हैं, कट करते हैं, और ये दर्पण के पीछे की तरफ बन रहे हैं। तो कैसा है, आवर्धित है। कैसा है, आवर्धित है, आभासी है, और कैसा है, बड़ा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, उत्तल लेंस में बनता है और किसमें बनता है, अवतल दर्पण में। तो उत्तल लेंस हो गया और अवतल दर्पण, ए और सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तीसरे नंबर में कह रहा है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है। आप जानते हो, देखो प्रतिरोध की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध। आपको पता है कि जैसे मैं बात कर लूँ, कोई लकड़ी है, कोई क्या है, लकड़ी है, या मैं बात कर लूँ कोई प्लास्टिक की चीज़ है, कोई क्या है, प्लास्टिक की चीज़ है। जब प्लास्टिक की चीज़ है उस पर हम क्या कर रहे हैं, करंट पास कराएंगे, क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। इट मीन्स इसमें प्रतिरोध जो है वो क्या है, ज़्यादा है। प्रतिरोध ज़्यादा होने का मतलब इसमें क्षमता नहीं है कि करंट फ्लो हो पाए, ठीक है ना। तो इस कारण से ये क्या है, प्रतिरोध हमारा क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसी तरीके लकड़ी की जो धातु हैं, प्लास्टिक की जो धातु हैं, जो कुचालक है, उष्मा की क्या है, कुचालक है। या हम बात कर लें, जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके कुचालक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, विद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी। अर्धचालक हम जानते हैं, अर्धचालक का मतलब क्या, वो आधा चालक है। आधा चालक का मतलब वो चालक भी काम करेगा और कुचालक की तरह भी काम करेगा। जैसे सोलर पैनल की बात कर लें, सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम जनरली यूज करते हैं पैनल में, अर्धचालक के रूप में हम जब यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, वो अगर धूप में हम रख रहे हैं तो वो चार्ज भी हो जाता है, और वो उससे हम क्या कर सकते हैं, लाइट वगैरह भी जला सकते हैं। लेकिन अगर धूप में न रखें, वो घर पे रखा हुआ है
वो कुचालक है, उसको खींच के मार दो किसी का सर फट जाएगा, वो किसी काम का नहीं है हमारे, ठीक है ना। तो वो दोनों ही चीजें करता है, चालक का भी काम करता है और कुचालक का, अर्धचालक की बात कर रहे हैं जो हम। इसी तरीके हम बात कर लें, यहाँ पे अतिचालक ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ चालक की बात कर लें, चालक आप जानते हो, सुचालक की बात कर लें, जो अच्छा चालक है, जिसमें हम बात कर लें कॉपर के वायर हो गए, सिल्वर के हो गए, तो ये सब हमारे यहाँ सुचालक है। तो बेसिक बातें समझ में आ रही है। विद्युत रोधी जो होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे उच्च प्रतिरोध वाला होगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, चौथे नंबर की बात कर रहा है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। आप जानते हो, देखो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। विद्युत शक्ति जो होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, जिसको बोलते हैं कार्य बटे समय। क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे क्या होता है, समय। तो आप जानते हो कार्य का मात्रक जो होता है वो होता है जूल। क्या होता है, जूल, और ये होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड को ही हम बोलते हैं क्या, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट, जो कि तुम्हारी जिंदगी में कभी न कभी लग जाती है। किसकी बात कर रहे हैं, वाट की बात कर रहे हैं। इसी तरीके अगर हम बात कर लें, 1 किलो वाट में हमारा कितना होता है, 1000 वाट। कितना, 1000 वाट। 1000 वाट की बात कर लें तो 10⁻³ क्या, वाट। तो यहाँ पे आपको बेसिक बातें समझ में आ रही। इसको हमें कभी कभी क्या है, कन्वर्जन के लिए आता है। आप देखो यहाँ पे ध्यान रखो कि जब मैं बात कर रहा हूँ 1 किलोवाट आवर की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ, 1 किलोवाट आवर की बात कर लूँ, इसी को बोलते हैं एक यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक यूनिट। 1 किलोवाट आवर जब मुझे कन्वर्ट करना होता है जूल में, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, ये होता है 1000 वाट। कितना होता है, 1000 वाट। और 1 आवर में हम जानते हैं 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। कितना होता है, 60 सेकंड। तो इतनी बातें समझ में आ रही हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो वाट का यूनिट अभी बताया क्या होता है, जूल पर सेकेंड। क्या, जूल पर सेकंड। तो यहाँ से कर लो, ये हो जाएगा 1000 जूल पर सेकंड। यहाँ पे पहले से ही था, 60 का 60 में गुणा किया, कितना, 3600 हो गया। और यहाँ पे भी कितना था, सेकंड था, यहाँ पे भी क्या था, सेकंड। ये सेकंड से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 36, 1 2 3 4 5 0 हो गया। इतना क्या, जूल। इसी को कन्वर्ट करते हो 3.6 इंटू 10⁶ कितना होता है, जूल होता है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर अगर जूल में पूछेगा तो आपका ये आता है। क्या आता है, ये आता है। बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं हुआ। कभी कभी हमें इस कार्य के जहाँ क्या दिया होता है, एनर्जी दी होती है। क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल आता है कि कोई पंप है, हाइट पे रखा गया है, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कोई एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर कितना होता है, mgh होता है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम बात कर ले हाफ mv²। जैसा मेनली रिक्वायरमेंट होता है वैसे तो ये mgh का ही यूज होता है ज़्यादातर। तो एनर्जी की बात करेगा तो ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आता है, तो वहाँ पे भी मात्रक क्या होगा, एनर्जी का भी मात्रक जूल होता है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है। अब ये क्यों होता है, ये भी बात हम लगे हाथ समझ लेते हैं। कार्य जो होता है अगर मैं बात कर लूँ, ये क्या होता है, बल गुणे दूरी। कितना होता है, बल गुणे दूरी। और इसका हम जानते हैं F बराबर कितना होता है, ma। इसका मात्रक अगर हम बात कर लें तो ये तो मीटर है, ये क्या है, मीटर है। और हम बात कर लें यहाँ मास का कितना होता है, kg। ये कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसका गुणा कर रहा हूँ इन तीनों का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर अपान कितना, सेकंड स्क्वायर। यही तो होगा, ये कार्य का मात्रक रहा। इसी को हम बोलते हैं क्या, एक जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक जूल। ये तो कार्य की बातें रही। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ स्थितिज ऊर्जा के लिए बात कर लूँ, किसके लिए बात कर लूँ, स्थितिज ऊर्जा। कह रहे हैं सर इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में तो आ नहीं रहा है। बेसिक बातें आपको थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आपका साइंस क्लियर होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये मैं बता रहा हूँ जो, वो भले ही आपको लगता है कि हाँ नहीं आता है, लेकिन जब बेसिक आपका क्लियर होगा तो आपके लिए क्या होगी, दिक्कत नहीं होगी। kg मास का, यहाँ पे ग्रेविटी का कितना होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कितना होता है, मीटर। तो हम बात कर लेंगे जब सबको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, kg मीटर स्क्वायर अपान कितना, सेकंड स्क्वायर। तो ये भी यूनिट क्या होती है, एक जूल ही होती है। ठीक इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ काइनेटिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, तो हाफ mv² होता है। कितना होता है, हाफ mv। m का मात्रक कितना होता है, kg। और v का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, इसका क्या, स्क्वायर। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना होगा, kg मीटर स्क्वायर अपान कितना, सेकंड स्क्वायर। तो इसका भी मात्रक क्या हो गया, जूल। क्या हो गया, जूल। तो जूल क्यों होता है, ये बात आपको समझ में आ गई कि kg मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर सब में आता है, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, या मैं बात कर लूँ कार्य हो। यहाँ पे कार्य हमारा जूल में होता है, जूल पर सेकंड कितना होता है, वाट। वाट कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारी बातें हमने क्या कर ली, पेपर में कर ली। यहाँ विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी, तो आप जानते हैं शक्ति की इकाई क्या होगी, वाट होगी। क्या होगी, वाट होगी। तो बेसिक बातें आपको क्या होंगी, क्लियर होंगी। मैंने कई सारे क्वेश्चन यहाँ बता दिए, आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे पांचवें नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है पांचवा नंबर क्वेश्चन कि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी करने। देखो धारा हम क्या कर दे रहे हैं, 3 गुनी कर दे रहे हैं। पहले धारा हमने मान लिया आई था, फिर बाद में हमने कितना कर लिया, आई डैश, मतलब 3 गुनी होगी। कितनी होगी, 3 गुनी। कह रहा है केतली में उत्पन्न उष्मा कितनी हो जाएगी। देखिए जब एक चीज की बात कर रहा है, अदर फैक्टर हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, चूंकि हमें पता नहीं है। मैं जानता हूं H बराबर क्या होता है, उष्मा बराबर होता है
आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। तो आप जानते हो कि जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे बात कर लेंगे आई डैश कितना हो जाएगा, आई डैश स्क्वायर आर टी, आई डैश स्क्वायर क्या आर टी। यहाँ पे दोनों का अनुपात निकाल लो, एच 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 डैश हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी अपन कितना, आई डैश का मान कितना होगा 3 आई का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 आई का स्क्वायर आर टी। आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, यहाँ से निकाल लोगे एच अपान एच डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई स्क्वायर अपान 9 आई स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा एच डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 एच, मतलब उत्पन्न उष्मा कितनी हो गई, 9 गुनी हो गई। कितनी हो गई, 9 गुनी। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम। 5वां नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, छठे नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, छठे नंबर क्वेश्चन की कर रहा है। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को क्या कर सकता है, देखने में असमर्थ है। देखो जब दूर की वस्तुएं देखने में असमर्थ है तो वहां पे निकट दृष्टि दोष होगा। अगर पास की वस्तु देखने में असमर्थ होता तो हम बात करते हैं दूर दृष्टि होता है। जस्ट उल्टा होता है, जस्ट क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ दूर की वस्तु को देखने में हमारा क्या है, असमर्थ होता है। तो मैंने क्या बताया था, दूर की वस्तु के लिए क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। एक बात और ध्यान रखना, मैंने बताया था कि जब दूर दृष्टि दोष होता है तो कौन सा लेंस यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं अपने से बताओ, क्या बताया था ट्रिक। अगर पिछले सेट को आपने रेफर किया होगा तो आपको पता है ऊ की मात्रा पकड़ के चलना है, क्या ऊ की, तो ऊ से होता है उत्तल। क्या होता है, उत्तल। तो यही होगा उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होगा, अवतल लेंस। क्या होगा, अवतल लेंस। ये सुधार के लिए होता है, जब दोष होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये लेंस का यूज करते हैं। आंखों में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। बेसिक बातें क्लियर होंगी, चलते हैं आगे। छठे नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात कर लेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन की। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अतिरिक्त छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखो जब मैं बात कर रहा हूं अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, ये वास्तविक बना रहा है, उल्टा बना रहा है और कैसा है, अतिरिक्त छोटा बना रहा है। ऐसी कंडीशन हमारी तभी होती है जब क्या होता है, अनंत से होता है। मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी तो किससे होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। इसी तरीके मुख्य यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो किससे होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा, फोकस पे बनता है। कैसा बनता है, फोकस पे। वही हमारा क्या होता है, बहुत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और कैसा होता है, उल्टा बनता है। तो यहाँ पे बात कर लें किसकी कंडीशन पूछा था आपसे, वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, अनंत पे होगी। कहाँ होगी, अनंत पर। कोई दिक्कत हमारी समझ से नहीं होनी चाहिए। आगे बात कर ले। 7वें नंबर क्वेश्चन के बाद 8वें नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन की बात कर लें, कार्बन को जब मैं वायु में जलाता हूँ तो यहाँ पे मैं बात कर लूँगा कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कौन सा रिएक्शन है, दो चीज़ें हमारी मिलकर एक बना रही है, मतलब क्या है, संयोजन है। क्या है, संयोजन है। कुछ समझने की बात ही नहीं है। आगे बात कर लेंगे हम 8वें नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 9वें नंबर में बात कर रहा हूँ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल पर मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन करा रहा हूँ। तो यहाँ क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। और क्या बन जाएगा, H2। कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जिंक पे जो आयन होता है वो कितना होता है, ये 2+ होता है। कितना होता है, 2+। और H पे 1+ होता है, SO4 2- होता है। कितना होता है, 2-। तो 2+, 2- के साथ मिला तो कितना हो गया, जिंक सल्फेट। और साथ ही साथ क्या बन गया, H2 बन गया। तो कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ बात कर लेंगे तो H2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम। जिंक चूर्ण के बाद बात कर लेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है। 10वां नंबर कह रहा है सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। देखो द्रव के रूप में अगर बात करेगा, अधातु की बात करेगा तो ब्रोमीन होगा। क्या होगा, ब्रोमीन। अगर धातु की बात करेगा तो वहाँ क्या होता है, मरकरी। धातु की बात करेगा तो कौन सा है, मरकरी। मरकरी का फार्मूला कितना होता है हम जानते हैं, इसको Hg से करते हैं, जिसको लैटिनम हाइग्रोनियम से हमारा क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 10वें के बाद बात कर रहा है प्रोपेनोन। यहाँ पे अगर में क्या आ रहा है, ऊन आ रहा है। क्या आ रहा है, ऊन। और ये ऊन है किस ग्रुप का, हम जानते हैं कीटोनिक ग्रुप का। कीटोन ग्रुप जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप। और कीटोन ग्रुप क्या होता है, कीटोन ग्रुप आप जानते हो कि जब मैं बात कर लूँ कार्बन CO से हमारा क्या होता है, CO से ऐसा कनेक्टेड होता है तो हम बोलते हैं क्या, कीटोन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ C और O के बीच में हमारा डबल बॉन्ड ही होता है, यही होगा कीटोन ग्रुप। यहाँ पे कौन सा है, ये एल्कोहल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप का अगर मैं बात कर लूँ अनुलग्न के रूप में क्या यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं सफिक्स। एल्कोहल के रूप में अगर हम बात कर लें तो हम यूज करते हैं ऑल। क्या यूज करते हैं, ऑल। ऑल यूज करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या ऐड करते हो, ओइक अम्ल ऐड करते हो। क्या ऐड करते हो, ओइक अम्ल। इसी तरीके हम बात कर लें यहाँ जो CHO दे रखा है, CHO का क्या होता है, ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम क्या ऐड करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम बात कर लेंगे अल ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, अल।
अनुलग्न के रूप में अल ऐड करते हैं, ओइक अम्ल ऐड करते हैं, ऑल ऐड करते हैं। बेसिक बातें हमारी क्या है, क्लियर है। आगे बात कर लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 12 क्वेश्चन की। कह रहा है 12वां नंबर क्वेश्चन, कॉलम ए में दिए गए यौगिकों को कॉलम बी से हमें क्या करना है, मैच करना है। देखो अभी बताया कुछ देर पहले, एल्डिहाइड की अगर हम बात कर लें, तुम देखो यहाँ पे COOH है, क्या है COOH। COOH कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सी का क्या ए, ठीक है ना। डी ऑप्शन दिया ही नहीं का, ठीक है देखते हैं अभी। एल्डिहाइड की अगर हम बात कर लें तो एल्डिहाइड यहाँ पे दिया नहीं है, ये है CHO, क्या है CHO, ठीक है ना। इसी तरीके एल्काइन की अगर मैं बात कर लूँ तो एल्काइन ये वाला नहीं होगा, मतलब डी वाला होगा, तो यहाँ पे दिया नहीं है। आप ये बात समझिएगा, पहले तीसरे का हमारा पहला, तीसरे का पहला किसमें दिया है, यहाँ देख लो, तीसरे का पहला ये ऑप्शन है, बस यही हमारा, एक ही जब पकड़ लिया सही होगा, क्या होगा, सही होगा, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, तीसरा वाला आपका सही है तो यही हो गया। वैसे तो हम सारे ही देख लेंगे, ए का हमारा क्या है, बी है, ए का बी अभी बताया आपको। बी का डी अभी यहाँ पे है नहीं, एल्काइन वाला ग्रुप, कहीं ट्रिपल बॉन्ड में हमारा क्या होगा, होगा अभी आगे देख लेंगे। डी में हमारा जो दे रखा है, स्पेस यहाँ ना होने की वजह से शायद डाल दिया गया होगा कहीं और। डी जो हमारा क्या है, हेलो एल्केन है, कौन सा हेलो एल्केन है, तो हमारा हेलो एल्केन बना रहा है। एक बार देख लेते हैं डी वाला कहीं और डाल दिया है क्या। देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पेपर से देख के लिख दे रहा हूँ, जो भी हमारा एक चौथा वाला था, यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। एक है हमारा हेलो एल्केन, डी ऑप्शन यहाँ पे ये है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है हेलो एल्केन, क्या है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन अगर हम बात कर लें, जो इधर की तरफ हमारा दे रखा था स्ट्रक्चर, वो क्या था, HCHHC, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड। और देखो यहाँ देखकर कई बच्चे क्या होंगे, इसमें कंफ्यूज होंगे, इसको लिखता ना मैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन होगी सर, कई बार बच्चों को समझ में आएगा BR है, BR मतलब हेलो एल्केन है, BR मतलब क्या है, हेलो एल्केन, काम गड़बड़ हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, गड़बड़। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एल्डिहाइड में मैंने बताया अभी क्या, CHO, क्या CHO, तो कभी ऐसे दिया होगा तो आप जाना ये है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा हो गया ये, और हम बात कर लें बी वाला को इसके साथ होगा, डी के साथ, और हेलो एल्केन किसके साथ होगा, हेलो एल्केन हम बात कर लेंगे तो हमारा जो बचा हुआ है इसके साथ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन का मतलब, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्केन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड। हेलो का मतलब क्या, यहाँ पे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ये सारे ही आ गए, आयोडो, ये सारे ही आ गए, तो यहाँ पे हमारा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एल्केन ये है, हेलो एल्केन बना रहा है। लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमेशा जब भी बनाएगा क्या है, ये ब्रोमाइड, मतलब ये हेलो एल्केन का नहीं होगा, हेलो एल्काइन आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन ग्रुप है और हम बात कर ले एल्काइन है, ठीक है ना। तो एल्काइन बस दे रखा है तो वही हम बात करेंगे, यही हमारा होगा, आपका यही ऑप्शन होगा। तो हम बात करेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर, वैसे तो मैंने बता दिया, एक को चेक करके ही आपका निकल गया था, ये हो गया था। आगे बात कर ले 12 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन परमाणु का संयोजकता कितना होता है। देखो एक बात समझो, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, कितना होता है 6। अगर मैं इसको इसकी कक्षा में लिखूं KLMN में, तो मैं जानता हूं इसको, जब मैं लिखता हूं मैक्सिमम, ये K क्या है, ये N बराबर 1, N बराबर 2 और N बराबर 3, और यहाँ N बराबर कितना होता है 4। जनरली मैं जानता हूं कि जब भी मैं संयोजकता निकालता हूं, मैं नाभिक के चारों तरफ जो कक्षा है उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, N बराबर 1 जो होता है, ये क्या, ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है, जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। N बराबर 2 है, N बराबर 3 है, और यहाँ N बराबर कितना है, 4 है। मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज होती है किसी भी कक्षा में हमारी कितनी होती है, 2n² होती है, कितनी होती है 2n²। तो ये K वाला सेल होता है, ये L होता है, KL, ये M होता है, और क्या होता है N। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, K में जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आती है 2 × 1 का स्क्वायर, क्योंकि N की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, तो यहाँ पे आता है 2, कितना आता है 2। L में अगर मैं बात कर लूँ तो ये N की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 8। इसी तरीके M में बात कर लें तो कितना होता है 2 का 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 दूना 18, और यहाँ पे बात कर ले N की बात कर लें तो 2 × 4 का स्क्वायर मतलब कितना, 4 चौके 16 दूना 32। तो यहाँ पे 2 8 18 32 हमारा मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है किसी भी कक्षा में फेल होने की। तो जब मैं जानता हूँ 6 दे रखा है, तो पहले में तो 2 जाएगा, 2 वाला भर जाएगा, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, पहले वाले में 2 चला गया, ये भर गया। इसी तरीके L में अगर मैं बात कर लूँ, 2 चला गया है, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 ही बचे हैं, तो यहाँ 4 क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, 4 हमारे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो बाहरी कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। हम जानते हैं जब कोई 1 2 और 3 बाहरी कक्षा में 1 2 3 होता है, तो ये दाता का काम करता है, डोनर का काम करता है, और यही क्या होता है, धन आवेश के साथ हमारा जाएगा, पॉजिटिव होता है। और हम बात कर लें 5 6 7 होता है, तो ये क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए लेता है, इसको बोलते हैं ग्राही, क्या बोलते हैं, ग्राही, जिसको बोलते हैं एक्सेप्टर। और ये होता है निगेटिव, क्या होता है, निगेटिव। कितना लेगा, 5 वाला हमेशा 1 लेता है, 1 माइनस होगा, 6 वाला 2 लेता है, 2 माइनस होगा, और 7 वाला
5 वाला 3 लेगा ना, 5 वाला 3 लेगा, 6 वाला 2 लेगा और 7 वाला कितना लेगा, 1 लेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, संयोजकता निकालते हैं। यहाँ संयोजकता कितनी आ गई, आउटर मोस्ट में बाहरी कक्षा में 4, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4। आगे बात कर लेंगे हम 13 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। देखो जब भी मैं हानिकारक पदार्थों का निष्कासन करता हूं, जैसे मैं बात करूं, ये पसीने के रूप में भी निकलता है। हम दौड़ते हैं तो क्या होता है, पसीने के रूप में भी हमारा ये जो निकलता है वो क्या है, हानिकारक पदार्थ। मतलब वो हम बात कर लें हमारी बॉडी में अनवांटेड चीज़ें होती है। आंसू के जो हम रोते हैं तब भी हमारा क्या होता है, यही चीज़ होती है। ठीक इसी तरीके उत्सर्जन तंत्र जितने भी होते हैं हमारे, वो सारे हमारे क्या होते हैं, वो हमारे हानिकारक पदार्थ को ही बॉडी से निकालते हैं। अगर वो ना निकले तो क्या होगा, ये हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। कुछ दिन बाद हमें क्या हो जाएगा, कई सारी बीमारियां या हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना, ये सब बातें हम क्या है जानते हैं। आगे बात कर लेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन के बाद बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। देखो एक बात आपसे पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी क्रिया नहीं होती है। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये तो होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी होता है। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये हमारा नहीं होता है। तो हम बात करें ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ये कोशिकीय श्वसन की पहली प्रक्रिया का हमारा चरण होता है। जो हम बात कर लें यहाँ पे कोशिकीय श्वसन मतलब सेल में हम बात करें, किसमें बात करें, सेल में जो भी हम श्वसन की क्रियाएं कर रहे हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस हमारा ग्लूकोज जो पायरुविक अम्ल में हमारा कन्वर्ट हो रहा है उसी में होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा और सारे ऑप्शन क्या होंगे। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन में, तो ये हमारा चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 16 नंबर क्वेश्चन के बाद बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था। मेंडल जानते हो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। किस पे किया था, मटर के पौधे पर। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात कर लेंगे मेंडल के पौधे के बाद बात कर लेंगे निम्न में से किस पौधे में एक लिंगी होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और मैं बात करूं 2024 से लेकर 2023 के सेट में लगभग सारे ही सेट में दिखा है, एक आध दो सेट छोड़कर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ध्यान रखना, पपीता, तरबूज, खीरा, नारियल का फूल और ऐसे ही सफेद शहतूत, मक्का, अरंडी, खरबूजा, नागफनी और टैपियोका। मेनली जो पूछ रहा है पेपर में वो पपीता वाला पूछ रहा है और हम बात कर लें तरबूज, आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और सारा पूछ नहीं रहा है बट आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए पेपर टब बनाया तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारा क्या है, ये एक लिंगी है, मतलब ये तीनों क्या होंगे, ये द्विलिंगी होंगे। क्या होंगे, द्विलिंगी होंगे। क्लियर बात। एक लिंगी आप जानते हैं जहाँ निषेचन की क्रिया में हमारा क्या होता है, चाहे पुंकेसर चाहे स्त्री केसर, दोनों में कोई एक ही प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, इस कारण से हम बात कर लेंगे वहाँ हमारा क्या होता है, वो हमारा एक लिंगी कहलाता है। लेकिन हम बात कर लेंगे द्विलिंगी जहाँ पे होते हैं वहाँ दोनों ही क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं और वो एक ही पौधों में होती है। किसमें होती है, एक ही पौधों में। ठीक है ना, आगे बात कर लेंगे। कह रहा है मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कॉपर टी की। अब ये कॉपर टी होता क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ये मादा जनन तंत्र का हमारा भाग है जो कि हम बात कर लें यहाँ हमारा क्या होता है, अंडाणु होता है जिसको बोलते हैं क्या, अंडाशय बोलते हैं, शायद ओवरी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ पे ये होता है फैलोपियन ट्यूब होता है, ये जो निकल रहा है इधर से आ रहा है क्या है, फैलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं डिम्बवाहिनी। क्या बोलते हैं, डिम्बवाहिनी बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ये जो सेक्शन होता है ये गर्भाशय का सेक्शन होता है। यहीं पे टी ज्वाइंट टाइप का हम क्या कर देते हैं, कुछ लगा देते हैं। तो कॉपर टी क्या होता है, यहाँ पे कॉपर टी का मतलब ऐसा हम टी टाइप का यहाँ पे लगा देते हैं जिसकी वजह से जो हमारे शुक्राणु जो आते हैं जिसको बोलते हैं वीर्य, वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे ओवा के साथ हमारा कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है। मतलब वहाँ पे हम बात कर लें फर्टिलाइजेशन हमारा नहीं होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो वहाँ क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये गर्भ निरोधक हमारी क्या है, डिवाइस है, गर्भाशय में डाला जाता है और पैरागार्ड भी इसे कहा जाता है। एक टी आकार का प्लास्टिक का फ्रेम होता है जिसके चारों ओर तांबे का तार हमारा क्या होता है, लपेटा रहता है, जो कि आप देख रहे हो। यहाँ गर्भाशय में डालने के बाद यह लगातार थोड़ी मात्रा में तांबा क्या करता रहता है, अपना सेक्रेट करता रहता है, छोड़ता रहता है। तांबे से शुक्राणु और अंडे के लिए एक हमारा क्या होता है, भड़काऊ प्रतिक्रिया पैदा होती है जिससे गर्भावस्था हमारी नहीं होती है। और कॉपर टी को 3 से 10 साल गर्भाशय में क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। इसके हटाने के बाद मैं बात कर लूँ तो प्रजनन क्षमता हमारी क्या हो जाती है, तुरंत वापस आ जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, जो आपसे पूछा था कॉपर टी कहाँ स्थापित किया जाता है, गर्भाशय में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, गर्भाशय में। तो बेसिक बात है, अभी तक तुम पढ़ रहे होगे कॉपर टी, मेरे समझ से वो एक्सप्लेन कभी समझा नहीं, तो ये हमारा क्या एक्सप्लेनेशन है इसका एग्जैक्टली। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 19 नंबर की बात करेंगे। 20 नंबर कह रहा है किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान रखना, जहां नहीं दिख जाए ना बहुत सतर्क हो जाया करो।
क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, इतना पढ़ के फिर उसके बाद टिक लगाने लगते हैं और एक दो ऑप्शन में हम टिक लगा देते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन चला जाता है आपका। हम बात करें किण्वन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। हाँ, किण्वन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, नॉर्मल सी बात है। ईस्ट में होता है, ईस्ट हमारा अनाक्सी श्वसन ही लेते हैं, बिना ऑक्सीजन के श्वसन लेते हैं। पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 और इथेनॉल में परिवर्तित होता है, ये भी बात हमारा सही है। लेकिन यहाँ पे जो ये दे रखा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ये हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा, डी। हम बात कर लें किण्वन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती बल्कि यह कोशिका द्रव्य में होती है। और यहाँ पे हम बात कर लें किण्वन हमारा कैसा है, अनाक्सी श्वसन की एक रासायनिक क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों एंजाइमों की मदद से जटिल कार्बनिक यौगिकों का हम क्या करते हैं, सरल यौगिकों में विघटन करते हैं। किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यही बात आपसे अभी किया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सी होगा, डी, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको एक बात और समझ में आ गई कि ये होता कहाँ है, ये हम बात कर लेंगे। तो ये कोशिका द्रव्य में होता है, किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में। आगे बात कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा दे रखा है यहाँ पे, कह रहा है अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए और अवतल दर्पण बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए। ठीक है ना, तो खींचिए है, खींचिए यहाँ लिखा है, तो खींचिए नहीं, खींचिए यहाँ पे होगा। आगे बात करें, टाइपिंग मिस्टेक है। अवतल दर्पण के लिए दो उपयोग हम बात कर लें, टार्च में आप यूज करते हैं, सर्च लाइट में यूज करते हैं, गाड़ियों की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में यूज करते हैं। तो अवतल दर्पण कहाँ यूज करते हैं जनरली, जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि गाड़ियों की हेडलाइट में हम मेनली यूज करते हैं परावर्तक के रूप में, सर्च लाइट में यूज करते हैं। कुछ ऐसा होता है, आप देखते हो कि ये लाइट्स होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है, आगे की तरफ जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, आगे की तरफ जाती है। तो यही चीज़ हमारी होती है मेनली। सर्च लाइट वगैरह में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेविंग मिरर में हम यूज करते हैं। और ऐसे ही बात कर लें, मेकअप मिरर जो होता है वहाँ पर भी हम किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। चलते हैं आगे। इसमें कुछ कंडीशन बोला था ना, फिगर का कंडीशन बोला था, कौन सा था, कह रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। देखो अनंत और वक्रता केंद्र के हमारा क्या है, बीच में वस्तु। तो एक बार फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पे किरण आरेख बस खींचना है और उसके बारे में क्या कर देना है, बता देना है। तो साफ साफ तुम खींचना, मैं रफ डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे हम मान लेते हैं मुख्य फोकस है और ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। यहाँ पे अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। और ऐसे ही बात कर लें, अगर वक्रता त्रिज्या से होकर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, वापस चलाएगा। क्या आएगा, वापस चलाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो बन रहा है कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा। जो ये हमारा हो गया वस्तु की स्थिति, ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। किसकी, प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा है, छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब हम बात कर लें कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक है, छोटा है, छोटा है और उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कहाँ बन रहा है, हम बात कर लेंगे इसकी स्थिति, मुख्य फोकस, प्रतिबिंब, मुख्य फोकस और मुख्य फोकस, और बात कर लेंगे वक्रता त्रिज्या के बीच में बन रहा है। वक्रता त्रिज्या के बीच में, मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच बन रहा है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको समझ में आ रही हैं। ये हमारा कंडीशंस था। अब बात कर लेंगे, ये तो पहला हुआ, ये क्या हुआ, पहला। और ये हम जानते हैं क्या है, ध्रुव है। तो सारी बातें आप रिप्रेजेंट कर देना। आपके पास समय है तो आप ये भी बता देना कि ये हमारा क्या है, ये एफ है, ये हमारा क्या है, ये यू की कंडीशन है। ठीक है ना। और यहाँ पे बात कर लेंगे ये कौन सी कंडीशन है, ये हमारा, इसको बोलते हैं आर बोलते हैं। और ये होता है जो, उसको क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। सबका नाम लिख देना कि वी हमारी क्या है, वस्तु की स्थिति है। और ये हमारा यू क्या है, वस्तु की स्थिति है। वी हमारा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। मुख्य फोकस, फोकस दूरी है। सारी बातें बताओगे तो आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। वैसे तो हमें पेपर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपको आता है तो। यहाँ बात कर लें, पढ़ के ध्रुव के बीच बात कर लें, तो ये हमारा क्या है, ध्रुव हो गया और ये क्या हो गया, फोकस। तो ये कई बार करवा चुका हूँ। इसके बीच अगर कोई वस्तु रखी है तो ये कहाँ से जाएगी, ये मुख्य फोकस के, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और अगर मैं बात कर लूँ वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता त्रिज्या से होकर जा रही है, तो यहाँ से हम बात कर लेंगे, यही हमारा क्या होगा, जाएगा और वापस चलाएगा। दोनों को अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, किसी पॉइंट पे हमारा क्या करेगा, कट करेगा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति अगर मैं बात कर लूँ, ये ए डैश और बी डैश है और ये क्या है, ए बी है। तो हम बात कर लेंगे प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, हम बात कर लेंगे आभासी होगी, आभासी होगी, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। ठीक है ना। तो ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये रहा हमारा इसकी कंडीशंस। आप इसको बनाते समय फिर वही बात कि यहाँ से वस्तु की स्थिति यू से रिप्रेजेंट करेंगे,
प्रतिबिंब यहाँ से ध्रुव से अगर मैं बात कर लूँ प्रतिबिंब की स्थिति, तो ये किससे, वी से रिप्रेजेंट करेंगे। मुख्य फोकस जो होता है इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं दर्पण के इधर, ध्रुव के इधर जो भी चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, इधर होता है जो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो ये सब बातें आप क्या कर देंगे, बता देंगे। आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये इसके बाद बात कर लेते हैं, कह रहा है अपवर्तन के नियम क्या हैं। आप जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम हैं, जैसे कि हम बात कर लें आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण हम बात कर लें, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों किसमें होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एक ही रंग के प्रकाश की किरणें जब दो माध्यमों से हमारी सीमा पृष्ठ पे आती हैं तो आपतन कोण की ज्या, मतलब साइन आई की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, साइन आई की बात कर रहा है। और हम बात कर लें अपवर्तन कोण की ज्या का हमारा अनुपात जो होता है वो क्या होता है, नियत होता है। तो यहाँ पे वैसे तो ये हमने बना दिया आपका समतल दर्पण के लिए बना दिया, और यहाँ पे अपवर्तन के नियम पूछा था, तो आप जानते हो ये क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित होती हैं। यहाँ पे अभिलंब अगर मैं बात कर लूँ, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। किसमें होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और यहाँ पे बात कर लें, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरणें हमारी दो माध्यमों के पृष्ठ में पड़ती है, दो माध्यमों के पृष्ठ का मतलब, अब एक बात समझना, मान लो ग्लास में तुमने लिया है, ग्लास में तुम डाल के अपना पेंसिल देखते हो तो कैसा दिखाई देता है, पानी में जो थोड़ा सा होता है बड़ा दिखाई देता है, जनरली जो हवा में होता है वो कैसा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो माध्यमों में पड़ती है, तो वहाँ आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। अभी ज्या क्यों होता है इसका भी रीजन होता है, बट आपको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। कह रहा है, नेक्स्ट बात कर रहा है आपसे कि लेंस की फोकस दूरी, अभी क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। इसको हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे करेंगे और करेंगे किताब की मदद से थोड़ा सा। तो यहाँ पे कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को बता देते हैं, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं फिर उसके बाद करेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि लेंस की फोकस दूरी हमारी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, मतलब एफ जो दे रखा है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। प्लस है कि माइनस बाद में बात करेंगे। कह रहा है लेंस से वस्तु की दूरी जो दे रखी है, वी यू दे रखा है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो हमेशा यू इधर की ही तरफ होगा दर्पण के, लेंस के, ठीक है ना। प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है, हमें लेंस नहीं बताया, लेंस नहीं बताया। प्रतिबिंब को देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं ये भी बात नहीं किया है। 3 सेंटीमीटर यहाँ दिया तो है, 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के, 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस। अब देखो उत्तल लेंस की बात कर दिया है, वस्तु कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है, कितनी है, 3 सेंटीमीटर की। तो अब इसको हम करेंगे अगले पेज पे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हमें दे रखा था 3 सेंटीमीटर की वस्तु है, मतलब हम बात कर लेंगे H1 इसको 3 सेंटीमीटर दे रखा है। फोकस जो दे रखा था वो कितना है, फोकस जो दे रखा था अगर मैं बात कर लूँ 3 सेंटीमीटर की वस्तु है, फोकस जो दे रखा था हम बात कर लेंगे 30 सेंटीमीटर है, कितना है, 30 सेंटीमीटर है। और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ वस्तु की जो दूरी, ये बात कर लें ये F2 है, और यहाँ बात कर लें क्या 2F2 है, और यहाँ बात कर लें क्या 2F1 है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है u कितना है, 10 है, कितना है 10, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पहले ही बता रखा है वो कितना है, ये 30 सेंटीमीटर है, कितना है 30 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या है, मुख्य फोकस दूरी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली मुख्य फोकस से होकर जाती है, किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस से। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली उसी डायरेक्शन में हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आगे निकल जाती है, क्या हो जाती है, आगे निकल जाती है। जब इन दोनों को पीछे की तरफ आप बढ़ाओगे तभी हमारे क्या होंगे, कट करेंगे, क्या करेंगे, कट करेंगे। मतलब ये जो आएगा, ये स्थिति जो दिया था, यू की स्थिति कितनी दी थी, यू की स्थिति 10 दी थी, कितनी दी थी, 10 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, इधर की तरफ बनेगा, कैसे बनेगा, इधर की तरफ, मतलब 10 से ज़्यादा ही होगा, 10 से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। और यहाँ पे जो आंसर इसका दे रखा है ना, जो मैं जानता हूँ यहाँ पे आंसर जो दे रखा है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, जो कि कतई सही नहीं हो सकता है। जब भी बनेगा इधर की तरफ बनेगा तो वो हमारा क्या होगा, गलत आंसर दिया है। तो आप इसको लेकर परेशान नहीं होंगे, आप देख लीजिए कहीं पे भी आपको आंसर वही मिलेगा जो बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं आपको कर लेते हैं वी की स्थिति निकाल लेते हैं। तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ 1/30, ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमारा किधर है फोकस, हमारा मुख्य फोकस ये उत्तल लेंस में इधर की तरफ होता है। यहाँ बात कर लेंगे 1/v माइनस, यहाँ पे बात कर लेंगे यू की स्थिति कितनी है, -10, कितनी है, -10। तो माइनस अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस। और यहाँ बात कर लेंगे कितना, 1/30, इसको इधर भेजेंगे तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/30 माइनस कितना, 1/10। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 30, 30 से कम 30, यहाँ 10 तियाँ 30, तो हो जाएगा -2/30, -2/30। वी इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -15 के आसपास, किसके, -15 के आसपास। तो वी की वैल्यू हमें निकल गई। हमसे पूछा क्या था इसमें, प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति और आकार की ज्ञात करिए। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, यहाँ बात कर लें, प्रतिबिंब की स्थिति आभासी होगी, कैसी होगी, आभासी होगी, आभासी बनेगा। और कहाँ होगा, ये लेंस के वस्तु की ही तरफ बनेगा, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर,
बनेगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, माइनस में आ गया हमारा। अब हम बात कर लेंगे v तो हमारा निकल गया, v के साथ साथ अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे m की बात कर लेंगे। h2/h1 होता है और लेंथ की केस में हमारा v/u होता है। अगर यहीं दर्पण होता तो माइनस v/u करते हैं। h2 निकालना है। h2 क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। h1 क्या है, वस्तु की स्थिति है। ये क्या है, वस्तु की स्थिति है। किसकी है, वस्तु की, वस्तु की स्थिति है। और यहाँ बात कर लेंगे ये किसकी है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है। किसकी है, प्रतिबिंब की। तो अगर मैं बात कर लूँ ये दोनों स्थितियाँ तो मुझे समझ में आ रही हैं। यहाँ पे h1 की वैल्यू आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है। और v की वैल्यू हमें पहले ही निकाला है, कितना, -15 निकाला है। और u की वैल्यू अगर मैं बात कर लूँ तो u की वैल्यू कितनी दे रखी है, u की वैल्यू -10 दे रखी है। कितनी दे रखी है, -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूना 10, 5 या 15। हम बात कर लेंगे h2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9/2, मतलब कितना, 4.5, कितना, 4.5 क्या, सेंटीमीटर। तो ये जो आ रहा है, ये देखो ये प्लस में भी आ रहा है, वो हमारा आ रहा है, बड़ा बन रहा है, उसको भी फॉलो कर रहा है, वी को भी फॉलो कर रहा है। तो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति हमें मिल गई कि हमारा कैसा होगा, वस्तु की होगा और कैसा होगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो बातें आपको समझ में आ गई, प्रकृति भी समझ में आ गया, फिगर भी बना दिया, सारे नंबर हो गए। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का था, 4 नंबर आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। कह रहा है क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो आभासी हमारा बन रहा है, तो आभासी को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यही बात हमें क्या किया था, समझाया था। चलते हैं। कह रहा है ओम के नियम लिखिए। ओम का नियम आप जानते हो, ये कई बार बात भी कर चुका हूँ कि ओम के नियम के अनुसार जब मैं बात कर लूँ कि जो हमारी अवस्थाएं होती हैं, जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे मैं बात कर लूँ टेम्परेचर वगैरह, अगर हमारा कांस्टेंट है तो उस कंडीशन पे मैं बात कर लूँ, जो v होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा कितना होता है, i। तो यही हम हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाते हैं तो r आता है। यही हमारा क्या है, ये नियतांक है। ये क्या है, नियतांक है। और इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। जब मैं v और i के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूँ या बनाता हूँ, तो मुझे v और i के बीच में जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये हमेशा कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन जाता है। ये तभी होता है जब मैं बात कर लूँ भौतिक अवस्थाएं, टेम्परेचर वगैरह हमारी क्या है, कांस्टेंट है। ये पहले बता चुका हूँ, तो इसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। तो आप जानते हो तार का प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन से हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा कितना होता है, एल। लेंथ बढ़ने के साथ साथ हमारी क्या होते हैं, प्रतिरोध भी बढ़ते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ट्रेवल करने में, या हम बात कर लें दूरी तय करने में हमारा क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है। इसी तरीके क्रॉस सेक्शन एरिया के हमारे क्या होते हैं, विद्युत क्रमानुपाती होते हैं। 2 कारक हमारे कौन से हैं, एक तो लंबाई लिख लीजिएगा और एक क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब तुम देखते हो जो धरती कई बार केबल वगैरह लगाने आते हैं, मोटे मोटे तार होते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रतिरोध हमारे क्या होते हैं, हम बात कर लेंगे, प्रतिरोध हमारा कम होता है, मतलब करंट क्या होता है, ज़्यादा फ्लो होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से हमारा क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है और सप्लाई हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं। हम बात कर लेंगे क्वेश्चन की। कह रहा है P इक्वल टू 400 वाट दे रखा है। P इक्वल टू कितना दे रखा है, 400 वाट दे रखा है। और कह रहा है एक बल्ब, ये सब बातें जो है ना पहले कई सेट में मैंने बात कर ली है डिटेल में, यहाँ लिखना मैंने टाइपिंग में भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा कई सारे सेट में। P इक्वल टू 400 वाट दे रखा है और एक बल्ब हमें दे रखा है 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ। V इक्वल टू दे रखा है 200 वोल्ट। कितना दे रखा है, 200 वोल्ट। कह रहा है बल्ब केवल 5 मिनट के लिए उपयोग में लाया जाता है। T इक्वल टू जो दे रखा है 5 मिनट दे रखा है, तो 5 मिनट की तो वैसे जरूरत नहीं है, मुझे किसकी जरूरत है, सेकंड की जरूरत है। तो 5 × 60 हम कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएगा। 300 क्या, सेकंड। 6×5 30 और ये 300 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 सेकंड आ जाएगा। तो कह रहा है 300 सेकंड हो गया। और कह रहा है बल्ब में धारा, प्रवाहित धारा और उष्मा के मान। देखिए आप ध्यान समझिए, P इक्वल टू होता है VI। P इक्वल टू कितना होता है, VI। पावर का फार्मूला एक तो ये होता है, एक V इक्वल टू IR होता है, तो इसको रखोगे तो I² R होता है, ठीक है ना। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ तो V² R भी होता है, V² R, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। देखो यहाँ पे ध्यान समझ लो, V इक्वल टू कितना होता है, IR। तो जब तुम यहाँ पे I इक्वल टू रखोगे तो कितना रखोगे, V/R। तो V/R रखोगे तो V²/R² होगा। अगर इस इक्वेशन में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रखना है, तो V² कितना होगा, R² × R। तो ये R से R कैंसिल होता है, तो क्या आता है, V²। 3 फार्मूले होते हैं, मुझे जरूरत किसकी है, इसी की जरूरत है। तो P इक्वल टू VI है, हम P इक्वल टू कितना है, VI। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400। कितना दे रखा है, 400 वाट। और हम बात कर लें V कितना दे रखा है, V दे रखा है 200 वोल्ट। कितना दे रखा है, 200 वोल्ट। I की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो I बराबर कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। यही हमसे पूछा था। एक तो ये निकल गया, ये तो समझाने के लिए बताया हूँ। क्या बताया हूँ, समझाने के लिए कि अलग अलग फार्मूले में तुमको आने चाहिए। H की बात करा, उसमें उत्पन्न उष्मा निकाल दीजिए। तो H बराबर हम जानते हैं कितना होता है, I²RT। कितना होता है, I²RT। तो I की वैल्यू अगर मैं बात कर लूँ कितना है, 2 एम्पियर दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर। R की वैल्यू अगर मैं बात कर लूँ तो R की वैल्यू आपने नहीं निकाला है, तो यहाँ पे बात कर लेंगे
इसको ऐसे लिख लीजिए, आई नहीं निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई आर लिख सकते हैं, इंटू आई लिख सकते हैं, इंटू कितना लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, आई आर को क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, और ये आई है ही हमारा, तो पी इक्वल टू वी आई टी भी होता है आपका। वी दे रखा है 200 वोल्ट दे रखा है, और आई हमने निकाला 2 एम्पियर, और ये कितना है 300 सेकेंड, 300 क्या सेकेंड। तो हम बात कर लेंगे यहाँ पे, अगर गुणा करेंगे 2 दूना 4 3 12, 1 2 3 4, तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 120 किलोवाट होगा। कितना होगा 120 किलोवाट, ये हमारा कितना है, ये वाट में आएगा, तो हमारा टोटल कितने में आ जाएगा 120 किलोवाट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर भी अगर मैं एक बार चेक कर लूँ तो आई की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 2 दे रखा है, 120 किलो जूल दिया है, क्या दिया है, किलो जूल दिया है। जूल क्यों दिया भैया, यहाँ पे जूल ही होगा, यहाँ पे क्या होगा जूल ही होगा, रीजन देखो ये उष्मा है ना, उष्मा का मात्रक भी हमारा क्या होता है, जूल ही होता है, वाट नहीं होता है, सॉरी ये गलती होगी हमसे। आगे बात कर लेंगे हम, तीसरे नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। किसी सीधे धारावाही प्रवाह तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कारक नियम को परिभाषित कीजिए। देखिए कई सारे क्वेश्चन इसी में डाल रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को उल्लेख कीजिए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के हमारे 2 उल्लेख यहाँ पे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व क्षेत्र हम बात कर लें ताकत को दर्शाता है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि मान लो ये हमारा क्या है, ये चुंबक है, तो चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर की तरफ चलता है, और ये कभी भी काटता नहीं है एक दूसरे को काटता नहीं। लेकिन अंदर की तरफ अगर हम बात कर लें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलता है, इधर की तरफ बात कर लें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलता है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहा है। और अगर मैं बात कर लूँ बाहर की तरफ बात कर लूँ तो कैसा होता है, बाहर की तरफ हमारा नॉर्थ से साउथ होगा, अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ होता है। तो यही होता है, कभी काटती नहीं है, और चुंबकीय क्षेत्र की जितना ज़्यादा घनत्व होगा उसकी चुंबकीय क्षेत्र हमारे बात करें चुंबक की घनत्व की जो क्षमता होगी, मतलब ताकत जो होगी चुंबक की, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा, जितना ज़्यादा ये पास में होगा उतना ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो आगे बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, तुम जानते हो कि दाहिने हाथ का नियम, ये जो ऊपर वाला अंगूठा है क्या रिप्रेजेंट करता है, धारा को, और ये जो हमारी फिंगर है चारों, ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र को। तो हम बात कर लें, अगर धारा हम बात कर लें, मान लो ये तार है, तो तार में ऊपर की तरफ अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अगर नीचे की तरफ हमारा धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो हमारा हाथ है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, ये चारों डायरेक्शन, और एक इसको बताएगा धारा को। तो यही चीज बता रहा है। मुट्ठी, हाथ की मुट्ठी इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को संकेत करे, और हाथ की अन्य उंगलियां किसको करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें। तो यही चीज आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की दशा प्रदर्शित करने के लिए भी बोला गया, तो आपने एक प्रदर्शित भी कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन यही कर रहा था, अगर आप ध्यान से समझना चाहें इस चीज़ को, तो हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है 2 उल्लेख कीजिए किसी धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू। कार्क स्क्रू क्यों बोला गया, तुम जानते हो जब तुम पेचकस कसते हो तो ऐसे ही तो कसते हो, तो जो कसते हो ये अंदर की तरफ जो जाता है, इधर की तरफ जब करते हैं क्लॉकवाइज करते हैं तो ये इधर की तरफ जाता है। तो हम बात कर लें, ये जो अंदर की तरफ जा रहा है वो धारा को, और ये जो घूम रहा है ये क्या है, ये हमारा ये प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कार्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया है ना, ये ऊर्ध्वाधर चालक के कारण ही हमने बनाया कि ऊर्ध्वाधर चालक के कारण हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। वैसे तो एक पेपर लेकर भी आप बना सकते हो सर्किट के द्वारा, किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करिए। तो यहाँ प्रदत्त क्षेत्र हमने कोई भी बात कर लिया कि जब मैं बात कर रहा हूँ वही चीज हो गई, नॉर्थ पोल हो गया और क्या हो गया, साउथ पोल। तो ये बाहर की तरफ जब जाएगा तो ऐसे जाएगा हमेशा, और अंदर की तरफ जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे कि ये हमारा क्या बता रहा है, ये कभी कभी हम बात कर लें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ही बात कर रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल की बात कर रहा है कि पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव टर्मिनल की तरफ हमारा जाता है, और ये बाहर की तरफ हमारा क्या होता है, निकल जाता है। तो ये सारे कंडीशंस हमारे किसको बता रहे हैं, आप एक ही फिगर बना के बता दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीनों तो आपको बस समझने के लिए बताया है कि हाँ कंडीशंस बदलने से हमारी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दशाएं भी हमारी क्या होती हैं, बदलती हैं, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे। कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ बताइए। यहाँ पे जो है सिलेबस से क्या हो चुका है, कट चुका है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन आ गए, क्या रिएक्शन आ गए, देखिए हमसे कह रहा है निम्न संतुलित करिए। देखिए कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम क्या है, 1 है। यहाँ पे OH का ट्वाइस है, OH का ट्वाइस का मतलब O हमारा 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, मतलब 4 है, 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 4 है। हाइड्रोजन 2 है, और ये हाइड्रोजन क्या है, 2 है, ये संतुलित ऑलरेडी है, ये संतुलित क्या है, ऑलरेडी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बात कर लें CH4 और यहाँ दे रखा है O2,
तो O2 यहाँ एक 2 दे रखा है और यहाँ कितना है 2, और ये कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो बात कर लीजिए C हमारा यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे अगर करोगे तो इसको लिख सकते हो 2H2O। क्या लिख सकते हो 2H2, क्यों H4 है तो यहाँ H4 हो गया, H क्या हो गया 4, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे हम बात कर लें 2 ही दिया है तो इसको 2 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 2। अब बैलेंस है, अब क्या है बैलेंस है, ठीक है ना। तो यही करना था आपको, बस संतुलित करना था। क्या करना था कह रहा है अब उत्पादों के नाम बताइए। यहाँ से ध्यान समझिए, ये है फेरस, ये क्या है फेरस जिसको बोलते हैं आयरन, क्या बोलते हैं आयरन। ये है कॉपर सल्फेट, ये क्या है कॉपर सल्फेट। आप जानते हो कि जब भी मैं कॉपर सल्फेट की बात करता हूं तो Cu2+ होता है, सल्फेट 2- होता है। फेरस में जब मैं बात करता हूं तो Fe2+ होता है, कितना होता है 2+। यहाँ बात कर लें फेरस सल्फेट है, ये क्या है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और यहाँ पे बात कर लें ये क्या है कॉपर है, क्या है कॉपर है। तो इधर वाली साइड जो है ये क्या है, ये है उत्पाद, ये क्या है उत्पाद, और ये क्या है अभिकारक, ये क्या है अभिकारक। बस नाम लिखना था, आपने नाम लिख दिया है, यही करना ही था। तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर है यहाँ पे 2+2 नंबर, किस बात का दे रहा है 2+2 नंबर, नाम लिखने के बाद दे रहा है 2+2 नंबर। 2+2 नंबर वो दोनों के ही थे, पीछे भी जो आपने सॉल्व किए हैं। एक क्वेश्चन और है इसका, उसमें अपघटन अपक्रिया को समझाना है। देखो उसमें अपघटन अपक्रिया का एक उदाहरण देना है। तो कह रहा है कि जनरली अगर मैं बात कर लूँ कि जिंक कार्बोनेट को उसमें अपघटन जब करते हैं तो जिंक कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, देखो जिंक पे 2+ होता है, कार्बोनेट पे 2- होता है। तो अगर मैं बात करूँ जिंक कार्बोनेट जो बनता है ZnCO3, इसको जब मैं हीट करता हूँ, गर्म करता हूँ, क्या करता हूँ गर्म करता हूँ, तो जब मैं गर्म करता हूँ तो इसका अपघटन होता है और ये जिंक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है जिंक ऑक्साइड। तो ये ZnO हो गया, और साथ ही साथ हम बात कर लें कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी क्या होती है रिलीज होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ जिंक पे 2+ था, तो जिंक पे 2+ है और ऑक्सीजन पे कितना है 2- है, तो 2+2- को बैलेंस करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला यही होगा, तो आप इसको लिखते समय यहाँ पे लिख देंगे, पूरा नाम लिख लेंगे जिंक कार्बोनेट है, जिंक क्या है कार्बोनेट है। और यहाँ बात कर लेंगे जिंक ऑक्साइड है, जिंक क्या है ऑक्साइड है। और इसी तरह की बात कर लेंगे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है कार्बन। तो ये सारी बातें हमें क्या है दे रखी हैं। चलते हैं आगे, IPSC नाम लिखना है आपको। क्या करना है IPSC नाम। देखिए एक बार ध्यान समझिए कि यहाँ पे हमारे समझ से ये गलत दे रखा है, ये क्या है गलत दे रखा है, इसको मैं सही करता हूँ। IPSC नाम आपने लिखना है, ये जो दे रखा है यहाँ पे कार्बन कार्बन दे रखा है, यहाँ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा और ये H एक ही बार होगा, H क्या होगा एक ही बार होगा, ठीक है ना। ये अभी सही है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेंगे, ठीक है ये सही है। देखिए जब इसका नाम लिखना है, क्या करना है नाम लिखना है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये कितना है ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड और एक बॉन्ड 4 बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एक बॉन्ड 4 बॉन्ड, और ये 4 बॉन्ड बना ही रहा है। अब एक बात समझो कि जब नंबरिंग करेंगे तो जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं 1 2 और 3। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3 है तो हमारा क्या है एल्काइन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है एल्काइन ग्रुप। जब एल्काइन ग्रुप है और कार्बन कितना है 3 है, तो हम बात कर लेंगे प्रोपेन प्रोपाइन, वैसे बोलेंगे क्या बोलेंगे प्रोपाइन, प्रोप प्लस आइन हम बात कर लेंगे तो कितना होगा 1 प्रोपाइन बोले या प्रोपाइन बोले, एक ही बात है हमारा, क्या है एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है CHO है, CHO का मतलब क्या है एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड है, जो अनुलग्न के रूप में ऐड करते हो या क्या ऐड करते हो अल ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो अल। तो 1 2 3 4 कितने हैं 4 कार्बन है, कितने कार्बन है 4। तो हम बात कर लेंगे ब्यूटेन तो जनरल होता है हमारा, ब्यूटेन अल जोड़ेंगे तो ब्यूटेनल, क्या हो गया ब्यूटेनल, ठीक है ना। तो ये होगा 1 ब्यूटेनल बोले या ब्यूटेनल बोले, बात क्या है एक ही है। ये नाम था आपका। आगे बात कर लेंगे हम, कह रहा है तत्वों की परमाणु संख्या और संयोजकता। देखो ये वैसे सिलेबस से हमारा कट चुका है तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे पीछे समझाया हूँ। तो नाइट्रोजन समझ लेना ये 7 होता है, इसका हम लिखेंगे 2 और 5 के एलिमेंट में लिखेंगे तो 5 है, मतलब क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए n क्या होता है 3- होता है। 3 होती है इसकी संयोजकता, कितनी होती है 3। यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए बात कर लें, परमाणु क्रमांक 12 होता है, कितना होता है 12, तो लिखेंगे 2 8 और 2, 2 8 और 2, तो 2 है तो हमारा क्या करेगा देगा, दाता का काम करेगा 2+, मतलब संयोजकता कितनी 2। यही बात आपसे किया था। आगे बात कर लेंगे हम, कह रहा है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देखो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे टिप्पणी लिखना है। 3 क्वेश्चन हमारे समझ से दे रखे हैं, तीनों हमारे किस में दे रखे हैं 2 2 नंबर के दे रखे हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार, ये क्वेश्चन पहले भी आया है
संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच एकल सहसंयोजक बंध होता है। वो एक ही बंध से, सहसंयोजक बंध का मतलब आप समझते ही हो, जैसे Cl के बीच में है हमारा सहसंयोजक बंध बन रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को और दूसरे का भी क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है ना। वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कम से कम एक दोहरा और तीहरा, हमारा मतलब 2 बार 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, या बात कर लें 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे 3 तो हम बात कर लेंगे वो क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, संतृप्त संतृप्त हम बात कर लेंगे एल्केन में हमारा जाता है, किसमें जाता है, एल्केन में। और अगर मैं बात कर लूँ असंतृप्त जो होता है वो एल्कीन और एल्काइन दोनों पे ही आता है, एल्कीन और एल्काइन, कई बार बता भी चुका हूँ इसको अगर आपको ध्यान हो पहले तो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन के नाम से जाना जाता है, बता भी रहा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है मीथेन है, एथेन है, तो ये जब भी बनाओगे तो ये सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम बात कर लेंगे एथीन होता है, एथाइन होता है, क्या होता है, एथाइन होता है। आप इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओ कोई एक का, जैसे मान लो C2H2 है, तो CH के बीच में जब बनाओगे तो ये क्या है, ये हमारा यही होगा, ठीक है ना। इसी तरीके C2H4 के लिए जब बनाओगे तो यहाँ कितना होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, CH2 डबल बॉन्ड कितना होगा, CH2। C2H6 के लिए बनाओगे तो कितना होगा, CH3 और CH3 होगा। इसको जब तुम ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 3 हाइड्रोजन हमारे जुड़ जाएंगे, कार्बन के साथ क्या हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा केस है जो कि आपको क्या कर रहा है, जनरली बना रहा है, ठीक है ना, ये बेसिक केस है। आगे बात कर लेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे क्या होते हैं, जीवाश्म पौधे और पशु पदार्थ से आते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पौधों से आते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए हाइड्रोजन के साथ, देखो असंतृप्त को संतृप्त में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का यूज करते हैं और अभिक्रिया कराई जाती है निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में उत्प्रेरक के रूप में। चूंकि हम वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। ये हमारा निकल और पैलेडियम के रूप में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं उत्प्रेरक का। वैसे तो बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। संक्षारण आप जानते हो, ये पिछले सेट में भी आया था। अगर मैं बात करूं, संक्षारण प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर हम बात कर लें, जब धातुएं हमारी क्या होती हैं, आसपास के वातावरण के साथ रासायनिक क्रिया करती हैं और विद्युत रासायनिक क्रिया के अंतर्गत हमारे क्या होते हैं, धीरे धीरे उनका क्या होता है, क्षरण होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। जनरली संक्षारण का जो फार्मूला होता है आयरन के साथ, वो Fe2O3 हम बात कर लेंगे, XH2O होता है, जहाँ X हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर के मालिक्यूल को, वाटर कितना हमारा आ रहा है उसके अणु को हमारी क्या करता है, बताता है। जब कोई परिष्कृत धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड जैसी क्रिया हमारी रासायनिक अवस्था में बदल जाती है, तो उसी को हम बोल रहे हैं क्या, संक्षारण। संक्षारण की वजह से धातुओं की चमक धीरे धीरे क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। संक्षारण को रोकने के लिए धातु की सतह पर पेंट, वार्निश, पतली चढ़ाई करते हैं। या हम बात कर लें, लोहे में जंग लगना एक कॉमन है। लोहे में जंग लगने से वायु, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, लोहे की संयुक्त अभिक्रिया होती है, जिसके कारण ये क्या करता है, क्रिया करता है। संक्षारण पे 2 नंबर के लिए क्या है, इतना पर्याप्त है अगर आप इतना लिखते हो पेपर में तो, ठीक है ना। आगे बात कर लें, कह रहा है अवक्षेपण की बात कर रहा है। अवक्षेपण अभिक्रिया जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो आप जानते हैं अवक्षेपण का मतलब क्या, सॉलिड। जैसे तुमने चूना देखा होगा, चूना हमारा चिपचिपा टाइप का होता है, सॉलिड टाइप का, तो हमारा क्या है, वो अवक्षेप से प्राप्त होता है। तो उसी चीज की बात कर रहा है। ऐसे ही रिएक्शन में होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 आयन एक साथ मिलकर अघुलनशील लवण बनाते हैं। अघुलनशील लवण मतलब वो घुल नहीं पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अभिक्रिया में बनने वाले अघुलनशील हमारा लवण अवक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। और अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, एकल विस्थापन या द्विविस्थापन दोनों ही हो सकती है। एकल विस्थापन का मतलब उसके एक ही आयन दूसरे से हमारे क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, और द्विविस्थापन का मतलब दोनों के ही आयन आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो यहाँ बात करें सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच होने वाला जो हमारा होता है, देखो जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड और हम बात कर लें सिल्वर नाइट्रेट के बीच जो हमारा रिएक्शन हो रहा है, यहीं से हमारा क्या बनता है, यहाँ से बन जाएगा सिल्वर के क्लोराइड बन जाएगा। और इसी तरीके हम बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, कितना हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और क्या बनता है, सोडियम के नाइट्रेट हमें क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड हमें सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। सोडियम सल्फेट अगर हम बात कर लें, सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4। ये हमारा बेरियम क्लोराइड से जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे अब हम बात कर लेंगे 2NaCl बनता है। क्या बनता है, 2NaCl और BaSO4 हमारा बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि BaSO4 का हमारे क्या होता है, अवक्षेप हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये बातें आपसे यही किया था, 2 रिएक्शन अगर लिख दिया और ये बता दिया तो आपको पूरा नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आगे बात कर लेंगे हम, कह रहा है अथवा में उसी में दे रखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण और उपयोग लिखिए। जनरली आप जानते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4 × ½ H2O होता है, ठीक है ना। अगर इसमें हम क्या करते हैं 1.5 पार्ट हम क्या कर लें, H2O मिला दें, तो यही बनता है CaSO4 × 2H2O, जो कि हमारा क्या होता है, जिप्सम होता है। क्या होता है, जिप्सम।
तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर 140 डिग्री के आसपास हम कुछ करते हैं, 140 से 180 के आसपास, तो हम इसको गर्म करते हैं, तो यही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसे ही बता रहा हूँ, पूछा तो वैसे गुड़ और उपयोग ही है। गुड़ की बात कर लूँ तो क्या है, सफ़ेद रंग का पाउडर है, पानी में मिलाया जाता है तो यह एक पेस्ट बन जाता है जो जल्दी सूख कर सख्त हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम बात कर लेंगे, दो उपयोग है। टूटी हड्डियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारा क्या करता है, कास्ट करता है, और मूर्तियाँ और खिलौने बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको बताई गई हैं। चलते हैं आगे। क्षार और अम्ल की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, क्षार और अम्ल की बात कर रहा है कि क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं, पीएच। आप जानते हो अम्ल और क्षार हमारा जब भी बात कर लें, रासायनिक विज्ञान के दो प्रमुख वर्ग है। ये पदार्थ प्रकृति प्रतिक्रिया करके, अगर अम्ल और क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का अगर मैं क्रिया करवा रहा हूँ तो वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, लवण बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है, जिसको बोलते हैं नमक, और पानी बनता है। अम्ल और क्षार के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो अम्ल खट्टे होते हैं, संचारक होते हैं। पीएच हमारा क्या होता है, 7 से कम। जो पीएच मान होता है हम जानते हैं जनरली 0 से लेकर 14 के बीच में हमारा क्या करता है, वेरी करता है। इधर की तरफ 7 से कम जाने पर अम्लता बढ़ती है, और इधर जाने पर हमारी क्या होती है, क्षारकता बढ़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्षार कड़वे होते हैं, कास्टिक होता है, और हम बात कर लेंगे पीएच कितना होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ ऋणात्मक हाइड्रोक्साइड आयन हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और पीएच जो अम्ल होता है, हाँ, उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन। आप जानते हो जब आपको कोरोना का काल चल रहा था तो आपको बहुत बढ़िया पदार्थ दिया जाता था, पेय पदार्थ, जिसको पी के मन क्या होता था, शांत हो जाता था, जिसको बोलते हैं काढ़ा बोलते थे, क्या बोलते थे, काढ़ा। तो यहाँ पे हमारा जो होता था वो क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है। अम्ल और क्षार को मिलाने पर ये हमारे एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, और पीएच आसपास हमारा कितना होता है, 7 के आसपास। अम्ल और क्षार को घोलने में हम बात कर लें, अलग अलग होने पर हमारा क्या होता है, मजबूत या कमजोर माना जाता है, ठीक है ना। घोल में उनके अलग होने पर हम बात कर लें, मजबूत या कमजोर माना जाता है जनरली। दैनिक जीवन में हम बात कर लेंगे, हमारे शरीर का जो पीएच होता है 7 से 7.8 के बीच में हमारा आसपास होता है। मिट्टी के पीएच अम्लीय होने पर हमारा फसल अच्छी नहीं होती, इसलिए उसमें हम क्या मिलाते हैं, हम बात कर लेंगे, उसमें हम बेस मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, या कैल्शियम ऑक्साइड का। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो पाचन तंत्र में मदद करता है, लेकिन जब हम पूड़ी ज़्यादा ले लेते हैं पार्टी वगैरह में तो हमारा पेट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, क्योंकि अम्लता क्या हो जाती है ज़्यादा। तो उस समय हमें क्या लेना पड़ता है, इनो जो तुम लेते हो, या हमें बात कर लो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको बोलते हैं MgOH का ट्वाइस, ठीक है ना। आगे बात कर लें हम, कर रहा है यसद लेपन, किसी बात कर रहा है, यसद लेपन। यसद लेपन का मतलब गैल्वेनाइजेशन की बात कर रहा है। धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। यह लोहे और इस्पात को जंग में मिलाने की एक सामान्य विधि है। यसद लेपन की प्रक्रिया धातु और वायु के बीच हमारे क्या होता है, एक झिल्ली बन जाती है। हम बात कर लें, यह प्रक्रिया धातुओं के क्षण को हमारी क्या करती है, रोकती है। जैसे तुम देखते हो साइकिल की हैंडल, साइकिल चलाते हो चमकती रहती है, हैंडल क्या होती है, चमकती रहती है। तो चमकता क्यों है, क्योंकि हम बात कर लें वहाँ क्या है, गैल्वेनाइजेशन किया गया है। क्या किया गया है, गैल्वेनाइजेशन। तो यसद लेपन से धातुओं का जीवन हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परिवहन, निर्माण और सेवा में हम यांत्रिक क्षति से भी हमें क्या करता है, बचाता है। ऑटोमोबाइल्स को सुंदरता, जो ऑटोमोबाइल बॉडी होती है उसको हम बात कर लें, सुंदरता प्रदान करने का भी काम कौन करता है, यही करता है जनरली, गैल्वेनाइजेशन ही करता है। तो जैसे साइकिल की हैंडल तुम देखते हो चमकती रहती है, तो वैसे ही हमारा क्या अदर पार्ट भी धातु का जो होता है, जो चमकता रहता है, कोटिंग की जाती है। तो समझ जाना कि वहाँ पर क्या है, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस की गई है, ठीक है ना। आगे बात कर लें, पोषण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पोषण की। बायो का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। पोषण देखो क्या होता है, पोषण का मतलब होता है, पोषण का मतलब है किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करना और इनको इस्तेमाल करना। पोषण दो तरह का होता है, एक तो होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है परपोषी। स्वपोषी मतलब स्व मतलब खुद का, स्व मतलब क्या, खुद का। पोषण मतलब पोषण, जो खुद का पोषण करे वही स्वपोषी। जीव सरल पदार्थों से अपना भोजन नहीं भोजन बनाते हैं। वही परपोषी पोषण में हम बात करें, जीव दूसरे से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। स्वपोषी और परपोषी में हमारा इस प्रकार का अंतर है। स्वपोषी पोषण में हम बात कर लेंगे, जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। परपोषी पोषण में हम बात कर लेंगे, जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। स्वपोषी पोषण में हम बात कर लेंगे, जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी जैसे सरल पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधे, नीले हरे शैवाल, और हम बात कर लें साइनोबैक्टीरिया, ये सब हमारे क्या है, स्वपोषी पोषण के उदाहरण हैं। हरे पौधे में क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य होता है, जो सूर्य की रोशनी से मिलने पर हमें क्या करता है, ऊर्जा अवशोषित करके भोजन बनाता है। सीधी सीधी बात, स्वपोषी पोषण हम जानते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के आपको थोड़ा सा लिखना है। एक ही चीज को देखो, यहाँ पे भोजन बनाने की ही बात कर रहा है, यहाँ प्रकाश की उपस्थिति की बात कर रहा है, उदाहरण दे रखा है स्वपोषी का, बात वही कर रहा है, बट थोड़ा सा आपका नंबर 4 नंबर का है, तो आपको थोड़ी बातें लिखनी पड़ेंगी, उदाहरण भी बताना पड़ेगा। परपोषी में आप ह्यूमन को बात कर सकते हो, जो व्यक्ति हैं उनकी बात कर सकते हो, इसी तरीके जानवर जो होते हैं वो होते हैं। तो परपोषी के उदाहरण हमारे हैं, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे। यहाँ कह रहा है, देखो इसका फिगर बना के जाना,
पूछा जा रहा है कई बार, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए, पुष्पांगों का वर्णन कीजिए। आप जानते हो ये होती है वर्तिका, क्या होती है वर्तिका, और ऊपर होता है वर्तिकाग्र। यहीं पे हमारा क्या होता है, एंथर से परागकण आते हैं और ये क्या होते हैं, यहाँ से ट्रांसफर होकर हमारे क्या होते हैं, यहाँ तक जाते हैं अंडाशय तक, और यहीं क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। जनरली मैं बात कर लूँ तो ये हमारा सेक्शन जो बोल रहा है वो स्त्री केसर है। क्या है, स्त्री केसर। जब मैं बात कर रहा हूँ परागकोश और तंत्र को भी बात कर रहा हूँ, जिसको बोल रहे हैं एंथर बोल रहे हैं, तो यही हमारा क्या है, ये पुंकेसर का है। किसका है, पुंकेसर का। ये हमारा पंखुड़ी है, और यहाँ बात कर लें बाह्य दल जो हमारे क्या होते हैं उसके साथ निकले होते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो ये हमारा क्या है, अनुदैर्ध्य काट का क्षेत्रफल। आप फिगर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बना के जाना पेपर में। हमें लगता है कि पेपर की तैयारी हम लास्ट टाइम पे कर लेंगे, लेकिन आपका क्या होता है, फिगर वाला सेक्शन आपका हर बार छूट जाता है, और लास्ट टाइम में आपको आते हुए क्वेश्चन भी जो आप गेन कर सकते हो उसको लिप देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपको सब आता है। ठीक है ना, फिगर वाला सेक्शन करके जाना, 3 से 4 बार कम से कम प्रैक्टिस करना। ठीक है ना। यहाँ बात कर लें ऐसे पुष्प जिसमें नर भाग पुंकेसर, मादा भाग स्त्री केसर दोनों होता है, इसको बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प। तो यहाँ पे हमारा, अब इसके भाग के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो भी आपका भाग था, बाह्य दल हमारे क्या करते हैं, बाह्य दल फूलों का सबसे बाहरी भाग होता है, हरी पत्तियों के रूप में होता है। बाह्य दल पुंज और उसके बाहरी दल पुंज का मुख्य काम फूल खिलने से पहले उसकी रक्षा करना, तो उसको रक्षा करता है। पंखुड़ियाँ सीपल परत के ऊपर ठीक ऊपर होती हैं। पंखुड़ियाँ का मतलब आपको समझ में आ ही रहा है, पंखुड़ियाँ सामूहिक रूप से कोरोला के रूप में हमारी क्या करती हैं, जानी जाती हैं। पुंकेसर जो होता है नर भाग होता है। पुंकेसर का वह भाग जो पराग का उत्पादन करता है, परागकोश कहते हैं। स्त्री केसर वह भाग मादा भाग होता है। जायांग स्त्री केसर का हमारा क्या होता है, ये समूह होता है। जायांग को स्त्री केसर भी हम क्या करते हैं, कहते हैं। पेडंकल हमारा पुष्प की जो डंठल होती है उसको बोलते हैं सेपल। फूल के बाहरी हिस्से जो होते हैं उसको बोलते हैं सेपल। अक्सर हरे पत्ती हमारे यहाँ इसमें होते हैं। एंथर हम बात कर लेंगे, पुंकेसर का वह हिस्सा जहाँ पराग का उत्पादन होता है, क्या होता है, एंथर होता है। इसी तरीके आप इतना ही पॉइंट डाल के अगर पेपर में लिख देते हैं तो मोस्टली आपको नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ज़्यादा कहानी लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं। एग्जामिनर को दिखना चाहिए जो बात वहाँ पूछा है, चूंकि क्वेश्चन में पूछा ही क्या था, आपसे पूछा ही यही था कि विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन करिए, पुष्प के अंगों का वर्णन करिए। तो पुष्प के अंगों का वर्णन करने का मतलब अगर एक एक लाइन में तुमने बता दिया कि हाँ क्या है, तो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब इसको अगर मैं बात कर लूँ, कई बच्चे, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, मस्त एकदम चल रहा है, और उस समय में हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, रजाई के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं। अब क्या, हाथ निकाल कर लिखने में तो बड़ी तकलीफ हो रही है। हम वीडियो देख रहे हैं, आराम से सो जा रहे हैं। ठीक है ना, हमें लग रहा है कि हमारा तैयारी हो चुका है, और वहीं तेल निकल जाएगा आपका। ठीक है ना, तेल निकलने का मतलब आ जाएगी परेशानी। आपने करना क्या है, आपने नोट्स बनाना है बच्चा। आप कितना भी ठंडी लग रहा हो, देखो ठंडी लग रहा है, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो जब ठंडी लग रहा है तुम पढ़ क्यों नहीं सकते यार, तुम्हारा तो पेपर चल रहा है। ठीक है ना, तो ये काम तुमको करना है, ये काम करना है, तुम्हारा मन करे या ना करे। अगर नहीं कर रहे हो तो अब से भी करना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में मौका मिलना नहीं है। 35 दिन बचे हैं, 35 से 40 दिन, हार्डली उल्टी गिनती शुरू कर दो। ठीक है ना, तो उल्टी गिनती शुरू करने का मतलब आप नोट्स बनाओ, और एक बार नहीं 3 से 4 बार उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब समराइज करना है। बंद कर दिया नोट्स, क्वेश्चन अगर दिमाग में चल रहा है तो सोचना है कि अच्छा ऐसे ऐसे था, इसके बाद ये स्टेप आएगा, ऐसा हो जाएगा हमारा। कोई भी एक प्रोसेस लो, पूरी बातें अपने दिमाग में रिवाइज करो, मनन करो जिसको बोला जाता है, तो आपका अच्छा रहेगा। लिखना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना ज़्यादा जरूरी है। बार बार बोल रहा हूँ, आप बना लो, आपका काम हो जाएगा काफ़ी। पेपर से ही तुम्हारे क्या हो जाएंगे, 80 नंबर के आराम से फंस जाएंगे पेपर। साइंस की भी बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैथ की भी बात कर रहा हूँ। वैसे तो मैथ में एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट फिर भी तुम्हें क्या हो जाएंगे, लगभग क्वेश्चन सारे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आगे बात कर लें, कह रहा है मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करिए। देखिए लिंग निर्धारण जो होता है 23 जोड़े होते हैं। वैसे 23 जोड़े नहीं बोलेंगे, 23 जोड़े में हम बात करें, प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े हमारे क्या होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़े हमारे क्या होते हैं, लगभग एक समान होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। 23वां जोड़ा जो होता है वो क्या होता है, भिन्न होता है, इसे हम कहते हैं गुणसूत्र बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। 23वें जोड़े के गुणसूत्र हमारे XY से व्यक्त किए जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है नर। और अगर मैं बात कर लूँ मादा होता है तो XX से होता है। निषेचन के समय जब अंडाणु से हम बात कर लेंगे, X गुणसूत्र वाला शुक्राणु हमारा मिलता है,
तब हम बात कर लेंगे संतान जो पैदा होती है वो क्या होती है, XX होती है। क्या होती है, XX, अर्थात संतान हमारी मादा होती है। लेकिन जब यहाँ पे अंडाणु से YY गुणसूत्र वाला हम बात कर लें शुक्राणु मिलता है तो पैदा होने वाली संतान हमारी कैसी होती है, XX। तो संतान कैसी होती है, नर। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, इस प्रकार मनुष्य में जो लिंग के निर्धारण नर के YY गुणसूत्र ही हमारे क्या करते हैं, मेनली Y गुणसूत्र होगा। YY गुणसूत्र बार बार बोला है, Y गुणसूत्र ही होगा। एक ही बार लिखेंगे, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ एक ही बार लिखेंगे, YY गुणसूत्र हमारे क्या करते हैं या Y गुणसूत्र हमारे करते हैं। यहाँ पे अगर आप फिगर देख लें तो आपको बेसिक बातें सारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ, पिता और माता का हमारा क्या होता है, 22 जोड़े हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं। 23वां ये जो जोड़ा होता है XY और XX, यही हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे X और Y में हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अलग होते हैं। जब ये अलग होते हैं तो इनके मिलने के कारण इसको बोलते हैं गाइनोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ये अंडाणु हमारे क्या होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। निर्धारण इन्हीं के द्वारा होता है, वाई के द्वारा। किसके द्वारा होता है, एंडोस्पर्म के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जब ये मिलते हैं हमारा, अगर ये एक्स वाला और इसका एक्स वाला मिलता है तो यहाँ पे लड़की होती है। क्या होती है, लड़की। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि ये वाई वाला अगर हमारा मिलता है और ये एक्स वाला मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है, लड़का होता है। क्या होता है, लड़का। यहाँ पे इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ, 22 वाला हमारा इसके साथ मिलता है वाई और एक्स के साथ मिलता है तो क्या होता है, लड़का। और इसी तरीके हम बात कर लेंगे, यहाँ पे एक्स वाला दोनों अगर मिल रहा है, ये भी एक्स और ये भी एक्स, तो ये क्या होती है, लड़की होती है। तो 22 समान होता है। ये 23वां वाला ही हमारा क्या करता है, मेन निर्धारण। उसमें भी हम बात कर लेंगे, वाई वाले गुणसूत्र हमारे क्या करते हैं, ये निर्धारण करते हैं। तो ये फिगर है आपका, पीछे वही एक्सप्लेन किया था आपको, वही चीज़ आपको समझना था। ये हमारे क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन है। फिगर ये बना लेंगे। ये वाला फिगर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसको ही डाला है। आप पूरा फिगर ऐसे ही बनाएंगे और इनका नाम अच्छे से लिखेंगे, युग्मक क्या है, जनक क्या है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। ये चलते हैं आगे। कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों से क्या समझते हैं, सिलेबस से कटा हुआ है, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिलेबस से कटा हुआ है, करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे मानव में। यहाँ पे हमसे बात कर रहा है नर जनन तंत्र का हमारा क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है, ठीक है ना। तो पहली बार ये पूछा है नर जनन तंत्र, इसके पहले सारा मादा जनन तंत्र पूछा था, तो प्रैक्टिस कर लेना इसका। कह रहा है नर जनन तंत्र के बारे में बात कर लेंगे। जनन तंत्र में हमारा विसर्ग और शिश्न होते हैं।
या हम बात कर लें शरीर के बाहर और श्रोणि के हमारे क्या होते हैं, भीतर होते हैं, जो कि अभी हम आगे बात कर लेंगे। 2 अंडाकार ग्रंथियां होती हैं, अंडकोश में स्थित होते हैं। वृषण में शुक्राणु बनते हैं और पुरुष यौन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से करते हैं। अभी हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है वैसे तो। वृषण के ऊपर स्थित एक लंबी घुमावदार नली होती है, इसको बोलते हैं अधिवृषण बोलते हैं। शुक्राणु संचित करते हैं, शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने का काम शुक्रवाहिनी करती है। यह वृषण के एपिडाइडिमिस, यहाँ पे बात करेंगे, यह पतली होती है। यह पतली वृषण के एपिडाइडिमिस से शुरू होकर मूत्र मार्ग में हमारी क्या होती है, मिलती है। शुक्रवाहिनी शुक्राशय से रक्त प्राप्त करती है, जिससे शुक्राणु को का क्या क्या होता है, शुक्राणुओं का पोषण होता है। क्या होता है, पोषण होता है। हम बात कर लेंगे नर जनन तंत्र के अन्य अंग होते हैं, स्खलन वाहिनी, मूत्र मार्ग, और हम बात कर लेंगे सहायक ग्रंथियां। तो ये हमारा बात दे रखा है इसके बारे में। इसके बारे में यहाँ बता रखा है, यही है शुक्रवाहिका, यही हम बोल रहे हैं क्या, ये वृषण होता है, इसी को बोलते हैं टेस्टिस। यहीं से हमारा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हमारा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन यहीं से प्रोड्यूस होता है, और यहीं से स्पर्म बनता है, जिसको बोलते हैं हमारा क्या, शुक्रवाहिनियों के द्वारा ही शुक्राणुओं का हमारा क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है। जब यहाँ से निकलता है तो हम बात कर लेंगे, ये मूत्राशय वाला सेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और ये होता है मूत्र मार्ग, यहीं से हमारा क्या होता है, शुक्राणु भी नहीं हमारा निकलता है। और साथ साथ हम बात कर लेंगे कौन सा, हम बात कर लेंगे जो मूत्र हमारे निकलते हैं वो भी यही होता है। ये यूरेटर होता है, जिसको बोलते हैं मूत्र नलिका। क्या बोलते हैं, मूत्र नलिका। और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेटर। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं। फिगर बना देंगे, फिगर बनाने के बाद आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं आगे। हमारे समझ से ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो ये पेपर खत्म हो चुका, पेपर क्या हो चुका, खत्म हो चुका। तो आज आपका सेट 3 नंबर क्या हो रहा है, सेट खत्म हो रहा है। सेट 3 क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। आपने करना क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मन लगा के करनी है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और आप तैयारी बहुत भरपूर करिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। मैं इसका 2023 का सेट करवा दूंगा। और एक और बात, आप परेशान कतई नहीं हुई, अगर मैंने जिम्मेदारी ली है तो मैं पूरा करवाऊंगा। मैं सीबीएसई बोर्ड के लेक्चर जरूर डाल रहा हूं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यूपी बोर्ड वालों को छोड़ रहा हूं। यूपी बोर्ड के लेक्चर ऐसे ही जाते रहेंगे जैसे जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत सफल हो सकता है आगे पीछे, बट जाएगा, 100% जाएगा, और उसको पूरा करवा के ही करूंगा। दूसरी बात, एसएसटी का 10 नंबर जो आपसे कहा था कि मैं करूंगा, तो हाँ वो करवा दूंगा। मैप का सेक्शन अनसॉल्व से लेकर आपको उस दिन क्या करना है, जब मैं बोलूंगा आपको मैप लेकर थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, साथ ही साथ मेरे फिल करते रहना है, ठीक है ना। तो आप मार्केट से वो 1 रुपये या 2 रुपये का हमारा क्या होता है, मैप मिलता है, तो फिजिकल मैप ले लीजिए। 20 मैप लेके बैठिएगा, 15 से 20 मैप, क्योंकि जब मैं करवाऊंगा तो आपको क्या है, साथ ही साथ फिल करवाते चलूंगा, आप उसको फिल करते रहिएगा। लास्ट टाइम में पेपर में जब आप पढ़ेंगे उसी को पढ़ के जाएंगे, आपका पेपर फंस जाएगा। 10 नंबर वहाँ मैप से क्या हो जाएंगे, सेक्शन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और परेशान ना होइए, मन से तैयारी करिए, टेंशन एकदम मत लीजिए। कितनी तैयारी है मतलब नहीं है, जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।